मैंने ज़ोर से धक्का देकर बीवी को बिस्तर पर लिटाया था। वो सादगी से दुल्हन बनकर गजब ढा रही थी। मेरी इस हरकत पर गुस्से में तिलमिला गई। कहने लगी, क्या तमाशा है? पहले ही आपने बहुत बर्बाद कर दिया है। अब मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना। वो उठकर खड़ी हुई तो मैंने उसे बाजू से कसकर पकड़ लिया। वो किसी पक्षी की तरह मेरी सख्त पकड़ के बाद फड़फड़ाने लगी थी। मैंने गुस्से से कहा, मत भूलो कि कुछ देर पहले तुमने मुझसे निकाह कबूल किया है और अब रुखसत होकर यहाँ मेरे कमरे में आई हो। अब तो तुम सुहाग रात की तैयारी करो। मैं तुम्हें हाथ भी लगाऊंगा और अपने शौहर होने के सारे हक भी वसूल करूंगा। उस वक्त तो मुझ पर एक खुमारी छाई हुई थी। मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे। आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात का मैंने बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार किया था। और सबसे बड़ी बात, मेरे सामने मेरी महबूब बीवी थी। मैं कैसे उसे छोड़ सकता था? मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से से कहने लगी, ये तुम्हारी गलत ख्याली है कि मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगी। जिस तरह तुमने मुझसे शादी की है, मैं सारी ज़िंदगी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। झटके से उसने अपना बाजू मुझसे छुड़ाया और इससे पहले कि वो बाथरूम का रुख करती, मैंने उसे तेज़ी से पकड़कर उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। उसकी आंखों में डर के साए लहरा रहे थे। मैंने तेज़ी से उसके बाजू अपने हाथ में जकड़ लिए। मैंने कहा, तुम यही डिज़र्व करती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हें हासिल करूं, तो फिर मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। जिस तरह तुमने ये जगह हासिल की है, उसी जगह मैं भी तुम्हारे वजूद पर काबिज़ होने का हक़ रखता हूँ। मैंने उसे उसकी हैसियत का एहसास दिलाया था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, रंजन, तुमसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। मैंने तो बस नादानी में ये सब किया था। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी जिद और खुद सरी से मुझे इस जगह पर पहुंचा दोगे। उसकी बात पर मैंने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच ली थी। उसके करीब होते हुए उसके चेहरे पर अपनी सांसों की गर्माहट छोड़ते हुए मैंने धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हारे लिए ये नादानी या फिर मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये बात ज़िंदगी और मौत के बराबर थी। जो खेल तुमने खेला था, उसमें किसी ना किसी को तो जीतना ही था। तो देख लो, जीत मेरे हिस्से में आई और हार तुम्हें मिली। लेकिन ये हार भी तुम्हारे लिए जीत होगी अगर तुम खुद को खुशी खुशी मेरे हवाले कर दो। ये कोई नाजायज़ बात नहीं है। तुम मेरी बीवी हो। हमारी शादी की आज पहली रात है और मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। या तो राजी से खुद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी अपना हक वसूल कर सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात पर मेरी नई नवेली दुल्हन ने इनकार में सर हिलाया तो उसके इनकार पर मुझे एकदम से गुस्सा आया था और मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसके होठों को किस किया। उसका वजूद बिस्तर पर मचलने लगा था। कहने लगी, नहीं मानती मैं इस रिश्ते को और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई शादीशुदा रिश्ता शुरू करना चाहती हूँ। दूर हटो मुझसे। वो खुद को मुझसे आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी संगमरमर की काया मेरे होश उड़ा रही थी। फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? वो भी तब जब मैं उस पर हक रखता था। मैं खुद पर से काबू खो बैठा था। उससे दूर होना मेरे बस में नहीं था। वो अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी मेरे आगे बेबस थी। वो एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी और मैं एक जवान मर्द। मेरे आगे उसकी एक ना चली। उसकी डोरियों से खेलते हुए मेरा हाथ उसकी कमर तक पहुंच गया और मेरी उंगलियों ने कसकर उसकी मखमली कमर को जकड़ा था। उसके होठों ने एक शिश्करी निकली थी। मेरी शिद्दत के आगे वो बेबस थी और मैं अपने जज्बातों से बोझिल था। धीरे धीरे रात बीत रही थी और वो मेरे आगे हारती जा रही थी। कुछ देर के बाद मैंने पूरी
अम्मा कम से कम मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखाए, ऐसे कैसे आपने शादी पक्की कर दी है? और एक बार मुझे तस्वीर भी नहीं दिखाई। मैं अम्मा के सामने बैठा एक ही बात की तकरार कर रहा था, लेकिन अम्मा की वही एक बात की, शादी के बाद अपनी दुल्हन को देखना, उससे पहले नहीं। अपनी माँ की पसंद पर यकीन रखो। मेरी माँ ने ना जाने किसे मेरे लिए चुना था, और अब उसकी तस्वीर ना दिखाने की भी कसम खा ली थी। जब मैंने बहुत जोर दिया तो कहने लगी, मैंने तुम्हें उसका नंबर देती हूँ, चाहो तो तुम फ़ोन पर बात कर लो, लेकिन चेहरा तो शादी के बाद ही देखना। यूँ समझ लो कि इन लोगों के यहाँ की यह रस्म है। इनका मानना है कि अगर लड़का शादी से पहले लड़की को देखे तो अब शगुन होता है। अम्मा की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया और अम्मा से कहा, अम्मा ये किस ज़माने के लोग हैं? आपको सारे जहाँ में ऐसे ही दकियानूसी लोग मिले थे जो पुरानी बातों पर विश्वास रखते हैं। अम्मा मुस्कुराकर कहने लगी, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी हैं, सलीकेदार हैं, समझदार है, और मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। शादी तक उसकी बात मान लेते हैं, उसके बाद तो लड़की रुखसत होकर हमारे घर आ जाएगी, फिर जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मा के आगे मेरी कहाँ चल सकती थी, इसलिए मैं भी बस खामोश हो गया और अम्मा से उसका फ़ोन नंबर ले लिया। शादी में एक हफ्ता ही था। अम्मा ने जितनी तेज़ी से रिश्ता पक्का किया था, उतनी ही जल्दबाजी में शादी भी कर दी थी। दरअसल लड़की के कुछ करीबी रिश्तेदार बाहर मुल्क से आए थे और लड़की के घरवाले उसकी मौजूदगी में ही शादी करना चाहते थे, इसलिए अम्मा ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। शादी की तैयारी भी करनी थी। अम्मा के साथ साथ मैं भी बहुत बिजी हो गया था और उस नंबर पर मुझे फ़ोन करने का वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन उस रात जब फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि एक बार उस लड़की से पूछ लूँ कि वो शादी के लिए दिल से राज़ी भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके दकियानूसी घरवाले ज़बरदस्ती उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हों। यही सोचकर मैंने वो नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से बहुत ही मधुर मीठी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ही नरम और मुलायम लहजे में पूछ रही थी, आप कौन हैं? मैंने कुछ झिझकते हुए बताया कि मैं रंजन हूँ और मुझे निभा से बात करनी है। मेरी बात पर वो धीरे से हंसी और कहने लगी, तो आपको सब्र नहीं हुआ? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उसकी बात सुनकर मैं एकदम झेंप गया और कहा, वो असल में ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आप इस शादी से खुश भी हैं या नहीं। वो कहने लगी, क्यों नहीं खुश होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप भी बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत हैं। आपसे शादी तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। और फिर उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और मैं उसकी खूबसूरत सी बातों में के शहर में खोता चला गया। हमारे बीच प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हुई थी, लेकिन शादी को लेकर उसकी जो सोच थी वो बेहद खूबसूरत थी। और मुझे एक ही रात में इस बात की तसल्ली हो गई कि अम्मा ने मेरे लिए वैसी ही लड़की का चयन किया है जैसी लड़की मैं आइडियल मानता हूँ। हम शादी की तैयारियां करने लगे। फिर मेरी फ़ोन पे बात नहीं हुई थी, लेकिन कभी कभी मैं उसे मैसेज करता तो वह जवाब ज़रूर देती। शादी से एक दिन पहले मैंने उसे बताया कि मैं शादी की रात के लिए तोहफ़ा लेने जा रहा हूँ, तो उसने बताया कि वह भी अपनी माँ के साथ खरीदारी करने जा रही हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था कि किसी न किसी बहाने मैं उसे देख लूँगा। मैं उसी मॉल में पहुँचा जहाँ उसे अपनी माँ के साथ खरीदारी के लिए जाना था। मैं अपनी सांस को पहचानता था क्योंकि रस्म के लिए वही हमारे घर आई थी। कुछ देर बाद ही फिर मुझे एक बड़ी सी बुटीक में वो नज़र आ गई। सांस के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं उसे गौर से देख रहा था। फिर मैंने तेज़ी से अपना मोबाइल निकाला और एक मैसेज भेजा कि तुम कहाँ हो। तो उस लड़की ने मोबाइल निकाल कर चेक किया और फिर मैसेज दिया कि मैं ख़रीदारी के लिए मॉल पहुंच चुकी हूं। मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वही निभा है। मैंने उसे बताया कि मैं उसे
देख रहा हूँ। तो ये सुनकर वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मैं जानबूझकर उसके सामने नहीं गया। मैं चाहता था कि मैं शादी के दिन ही उसके सामने जाऊं और उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करूं, क्योंकि शादी में बस एक ही दिन तो बचा था। इसलिए मैं उसे गौर से देखने लगा। सिर से पांव तक वो हुस्न की मूरत थी। मैंने इतना खूबसूरत चेहरा आज से पहले नहीं देखा था। उसे देखते हुए मैं बुरी तरह उसके शहर में जकड़ गया था। मोहब्बत क्या होती है ये उसे देखकर मुझे पता चला था। वो लड़की मेरी तलाश में उस बुटीक से बाहर निकली थी और फिर बुटीक के बराबर में ही एक ज्वेलर की दुकान में बाहर रुक गई। उसकी नज़र सोने के कंगन पर पड़ी और उसी पे जम गई। वो शीशे को छूकर उस कंगन को इस तरह से देख रही थी जैसे वे उसे बेहद पसंद आए हो। और फिर उन्हीं लम्हों में ही मैंने फैसला कर लिया था कि वही मेरी शादी की रात का तोहफा होगा। जब वह ये कंगन मेरे हाथ से पहनेंगी तो कितना खुश होगी। उसकी खुशी की तो कोई इम्तवा ही नहीं होगी। यही सोचकर मैं खुश हो रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी सांस ने उसे आवाज़ दी तो वह तेज़ी से बुटीक के अंदर चली गई और मैं वो कंगन खरीदने के लिए ज्वेलर की दुकान में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो कंगन मेरे हाथ में थे और मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा था। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। मुझे मोहब्बत हुई थी और वो भी उस लड़की से जो एक दिन के बाद मेरी हम सफ़र बनने वाली थी। शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई एहसास हो ही नहीं सकता था। उस रात जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि अगर आप मॉल आए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं। वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में शिकवा कर रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। लेकिन मैंने धीरे से कहा कि आने वाली रात मेरी और आपकी मिलन की रात है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जब एक दूसरे के सामने हो तो फिर कोई पर्दा बाकी ना रहे। मेरी बात पर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी कि घर में बहुत मेहमान हैं, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कितनी ही देर तक फ़ोन को देखता रहा। उसी के ख्यालों में मुझे नींद आ गई थी। और फिर अगले दिन मैं बारात लेकर धूमधाम से घर वालों और दोस्तों के साथ उसकी दहलीज पर पहुंच गया था, जो मेरे दिल की मलिका बन गई थी। मैं घोड़े पर बैठा था। मेरे दोस्त खूब नाच गा रहे थे। मेरी अम्मा और मेरी बहन भी बहुत खुश थी। मैं घर का बड़ा बेटा था और सबसे पहले मेरी शादी हो रही थी, यानी ये हमारे घर की पहली शादी थी। इसलिए मेरी माँ ने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नाच गाना रुका तो मैं घोड़े से उतरा और शादी हॉल में दाखिल होने लगा। लेकिन दरवाजे पर ही मेरे कदम जंजीर हो गए थे। मैं आंखें फाड़े उस हसीना को देख रहा था जिसे मेरी दुल्हन बने उस स्टेज पर होना चाहिए था। लेकिन वह तो हाथों में फूलों की थाल लिए रिसेप्शन पर खड़ी थी। मेरी माँ ने मेरे रुके हुए कदम देखे तो कहने लगी, रंजन क्या हुआ, रुक क्यों गए हो, चलो। मैंने माँ की तरफ हैरत से देखा और कहा, आपने तो कहा था कि ये दकियानुसी लोग हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हैं। दुल्हन खुद रिसेप्शन पर खड़ी हैं, दूल्हे पर फूल बरसाने को तैयार है और किसी को कोई भी एतराज़ नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान हुई और कहने लगी, पागल तो नहीं हो गए हो, दुल्हन कहाँ है भला। दुल्हन भी कोई रिसेप्शन पर खड़ी होती हैं। अरे ये सब तो दुल्हन की कजन्स हैं जो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। दुल्हन तो कमरे के अंदर हैं, निभा यहाँ कहीं नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी नज़र तो अब भी उस हसीन चेहरे पर जमी हुई थी जो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा तो फिर ये कौन है। अम्मा ने एक नज़र उस लड़की पर डाली और कहने लगी, अरे ये तो अमेरिका से शादी अटेंड करने के लिए आई हैं। ये निभा की कज़न ज्योति हैं। बड़ी ही मॉडर्न किस्म की लड़की हैं। अभी भी देख लो किस तरह का लिबास पहन कर खड़ी हैं। अम्मा का लहजा बड़ा ही हरकत भरा था, जबकि अम्मा की बात पर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से उस
लड़की को देख रहा था जिसे मैंने निभा समझकर अपने दिल में जगह दे दी थी। मैं 2-2 कदम पीछे हट गया था। मेरी हरकत पर वहाँ मौजूद सभी लोग हक्का बक्का से हो गए थे। मैंने कहा, अम्मा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और निभा के पापा से भी। अम्मा कहने लगी, आखिरी वक्त पर तुम ये क्या कह रहे हो? सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, अम्मा, उन्हें तन्हाई में बुलाइए, मैंने उनसे कुछ बात करनी है। और फिर अम्मा ने निभा के पापा को अकेले में बुलाया। अम्मा भी वहीं थी और मैं भी। और फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मैं तो ज्योति को निभा समझ बैठा था और उसी से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अब निभा से शादी नहीं करना सकता क्योंकि मुझे ज्योति से मोहब्बत है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं निभा से शादी नहीं कर सकता। अगर ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो शादी के बाद कभी भी मैं निभा को खुश नहीं रख पाऊँगा क्योंकि मेरा दिल तो किसी और के नाम हो चुका है। मैं निभा को वह मोहब्बत और इज्जत नहीं दे सकता जो एक बीवी का हक होता है। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं अभी शादी से पहले ही ये खुलासा कर दूं कि निभा ही मेरी मोहब्बत नहीं है। मैं अपनी और निभा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी। मैंने फ़ोन वाली बात भी बताई तो निभा के पापा ने मुझे गुस्से से घूरा और कहने लगे, हमारे घर की लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं, ना ही वे फ़ोन पे मर्दों से बात करती हैं। निभा के पापा ने गुस्से से ज्योति की और उसके पापा को भी वहाँ पर बुलाया था। कहने लगे, ये लड़का ज्योति पे आरोप लगा रहा है कि ज्योति ने निभा बनकर इससे मोहब्बत भरी बातें की हैं और अब ये निभा से नहीं बल्कि ज्योति से ही शादी करेगा। निभा के पापा की बात सुनकर ज्योति के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखते हुए कहने लगी, मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। निभा की अम्मा ने मुझे उसका मोबाइल फ़ोन दे दिया था। शादी तक मैं उसका फ़ोन अपने पास रखूं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने की आदत है और मेहमानों के बीच दुल्हन फ़ोन इस्तेमाल करे तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए निभा का फ़ोन मेरे पास था। आपका फ़ोन आया तो मैं यूं ही शरारत में निभा बनकर आपसे बात कर रही थी, लेकिन मेरा हरगिज़ भी ये मकसद नहीं था कि आप निभा को छोड़कर मुझसे शादी की बात करेंगे। मैंने मॉल वाली बात का जिक्र किया तो कहने लगी, हाँ, उस वक्त चेंज रूम में थी, उसका फ़ोन बजा तो मैंने चेक कर लिया। आपका मैसेज था तो मैंने ही रिप्लाई कर दिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे ना सिर्फ निभा समझेंगे बल्कि प्यार भी कर बैठेंगे। मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। ये कहकर वो 2 कदम पीछे हटी और मैं बस हैरत से उसे देखता रहा। उसके लिए ये किसी छोटी बात थी, एक मजाक, एक शरारत, जबकि मेरे दिल की दुनिया ही लुट गई थी। ज्योति की बात पर उसके पापा ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मारा। वे गुस्से से कहने लगे, तुमने अपनी बहन के होने वाले शौहर से आखिर किस तरह की बातें की? वह अब तुमसे शादी की ख्वाहिश करता है। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी है। निभा के पापा भी गुस्से से लाल हो रहे थे। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि या तो मेरी शादी ज्योति से होगी या फिर बारात ऐसे ही वापस लौट जाएगी। मैं निभा से किसी भी सूरत में शादी नहीं करूँगा। मेरे दिल में निभा के लिए कोई भी जज्बात नहीं हैं और मैं उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं पूरी तरह बारात के सामने ऐलान करता हूँ कि निभा निर्दोष है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। बस मैं उससे शादी करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा दिल किसी और पे आ चुका है। मेरी बात सुनकर निभा के पापा मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे, बेटा, सारा परिवार जमा है, लाख तुम अपनी गलती मानो लेकिन दुनिया अपने मुंह बंद नहीं रखती। सारी तोहमत लड़की पे ही आती हैं। बहुत बदनामी होगी हमारी। हमारे साथ ये जुल्म मत करो। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता? मैं कैसे निभा को कबूल करता जबकि मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जज्बात ही नहीं थे। जब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा तो
निभा के पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ज्योति के पापा से कहा, भाई आपकी बेटी जो कर चुकी हैं अब उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम निभा की जगह घूंघट में चुपचाप ज्योति को विदा कर देते हैं ताकि पूरे परिवार वालों में इज्जत बनी रहे, वरना आपकी बेटी ने तो हमें किसी को मुँह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ा। साथ ही निभा की इज्जत पर भी आँच आ रही थी। मेरी बेटी के भविष्य का जो होगा सो होगा, लेकिन इस वक्त मैं बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी निभा की जिद थी कि वो भी शादी करना नहीं चाहती थी, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। तो मैं अपनी बेटी की बात सुनकर उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ज्योति की गलती पर अब उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसे हमेशा से ही ऐसी गलतियां करने की आदत है। ज्योति के पापा अपने भाई की बात मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ज्योति को विदा करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से खिल उठा था, जबकि ज्योति इनकार में सर हिलाकर रोने लगी थी। कहने लगी, ये सब मजाक था, मैं भला एक अनजान आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं इससे मोहब्बत नहीं करती। वो एक छोटे से मजाक की मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता। लेकिन उसके पापा ने साफ कह दिया कि अगर तुमने शादी ना की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार को बदनाम नहीं होने दूँगा। पहले ही निभा बेटी का घर बसने से पहले उजड़ गया है और अब तुम्हारी वजह से मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही देर के बाद शादी होनी थी और शादी निभा से नहीं ज्योति से होनी थी। मेरी माँ ने बताया कि निभा बेहोश हो गई हैं और उसकी हालत बहुत ख़राब है। कुछ भी कहो, शादी से ठीक पहले शादी से इनकार हो जाना हर लड़की के दिल पर क़यामत बनकर गुजरता है। मेरी माँ को निभा के लिए बहुत अफसोस था, लेकिन इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। इसलिए मैंने अपना दिल सख्त कर लिया था और शादी होते ही ज्योति का हाथ पकड़कर मैंने उसे विदा करवा लिया। सारे रास्ते वो छुप रही थी और फिर घर आने के बाद बिना कुछ कहे वो सीधा कमरे में चली गई। सारे घर वाले खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे शादी का नहीं बल्कि मौत का घर हो। हर किसी के चेहरे पर रंग उतरा हुआ था। मेरे बहनों की खुशियाँ भी मिट्टी में मिल गई थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो किसी भयानक ख्वाब की तरह था। लाख छुपाने के बावजूद भी मेहमानों को खबर हो गई थी कि ज्योति ने क्या हरकत की है और मैंने शादी निभा से नहीं बल्कि ज्योति से की है। मेरी माँ कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया रंजन, निभा बेचारी बेकसूर थी, आखिर उसे किस बात की सज़ा दी तुमने। बारात दिल्ली से लौट जाए तो लड़की ज़िंदगी भर उस सदमे से नहीं निकल पाती, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अम्मा गलती मेरी नहीं ज्योति की है, इसलिए मैं कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरी बात पर सब लोग खामोशी से अपने अपने कमरे में चले गए थे और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो ज्योति को मैंने बिस्तर पर बैठा हुआ पाया था। वो पूरी तरह गुमसुम बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने करीब जाकर उसे छुआ तो वो करंट खाकर खड़ी हो गई। मुझे बुरा भला कहने लगी मैंने तो मजाक किया था, आपने मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। निभा मुझे बद्दुआ दे रही होगी। मैं अपने बाप की नज़रों में ही गिर गई। सब मेहमान मुझे नफ़रत से देख रहे थे। आपकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं धीरे से चलता हुआ ज्योति के करीब पहुंच चुका था। दिल की धड़कनों ने अलग शोर मचाया हुआ था। हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब ज्योति मेरी दुल्हन बन चुकी थी और ये खुशी मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। मैं ज्योति के बेहद करीब पहुंच चुका था। मैंने ज्योति को कसकर बाजुओं में पकड़ा और कहा, मेरी वजह से नहीं, सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ है। तुमने जो निभा की जगह ली है। तुम्हें बहुत शौक था ना निभा की जगह मुझसे बात करने का, तो फिर अब उसकी जगह दुल्हन बनकर सुहागरात मनाने में क्या एतराज़ है। मैंने सीधा ज्योति को धक्का देकर बिस्तर पे गिरा दिया। मेरी इस हरकत पे वो तिलमिला गई। वो मुझसे
मेरे अधिकारों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन मैं भावनाओं की तेज़ी से बेकाबू था। मैंने पिछले 2 दिनों से इस समय का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया था, इसलिए बिना इंतज़ार किए मैं उसकी नज़दीकियों में पिघलने लगा था। मैंने अपने होठों को उसके शरीर पर रखते हुए अपनी मोहब्बत की निशानियां उस पर छोड़ दी थी। वो बुरी तरह से तड़प रही थी, लेकिन मैंने उसे आज़ाद नहीं किया था। मेरी नज़दीकियों से, मेरे स्पर्श से धीरे धीरे वो भी मदहोश होने लगी थी और उसने थककर अपनी आंखें बंद कर ली थी, या फिर शायद वह हालात से हार गई थी और मैं हार कर भी जीत गया था। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपनी बीवी की बेकार की जिद के आगे उसे बर्बाद नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैं अपनी चाहतों की बारिश उस पर पूरी तरह से लुटाने लगा। अगली सुबह मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। उदासी में भी वो कयामत ढा रही थी। रात के वो हसीन पल याद आए तो खुद ब खुद खचक कर अपने करीब कर लिया था। मैंने कहा, यार जो हुआ उसे भूल जाओ। इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है कि अब तुम्हारी किस्मत पे नाज करेंगे। देखना, इतनी खुशियाँ दूंगा कि संभाले नहीं संभलेगी। ये कहते हुए मैंने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में फिर से समेट लिया था। उसकी संगत ऐसी थी कि मैं फिर से बहकने लगा था और मेरी आंखों में उतरते नशे को देखकर वो बेधड़क मुझसे पीछे हट गई थी। कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे रुलाया नहीं जाता। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे और उसके आंसू देखकर मैं तड़प उठा था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया, उसके आंसू को अपने हाथों से साफ कर दिया। मैंने कहा, ज्योति प्लीज़ रो मत। मैं मानता हूँ रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन मेरा दिल भी तो सोचो कब से इन पलों का इंतज़ार कर रहा था। और फिर जब सामने इतनी खूबसूरत बीवी मौजूद हो तो कोई कम बख़्त होगा जो खुद पे कंट्रोल रख पाता होगा। तुम मेरी मोहब्बत को महसूस करके तो देखो। मेरी मोहब्बत की गर्मी से तुम भी पिघलने लगोगी। ये कहकर मैंने ज्योति के चेहरे पे आए बालों को पीछे लिया था। उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी कि तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मेरी माँ थी। वो नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। उन्होंने ज्योति को अपनी बहू मान लिया था। प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआएं दी थी और ये कहकर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन ज्योति ने अभी तक मेरे घर वालों को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने मुझे भी दिल से स्वीकार नहीं किया था और ये बात मुझे अंदर ही अंदर चुभती थी। मैंने उसे हासिल तो कर लिया था, लेकिन अभी तक उसकी मोहब्बत को पा नहीं सका था। मैं उससे प्यार जताना तो चाहता था, लेकिन मोहब्बत पा नहीं सका। मैं उस और खामोशी से खुद को मेरे हवाले कर देती। उसने कभी मेरे जज्बातों की कदर नहीं की थी, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह अपने शरीर को मेरे हवाले कर दिया था। उसके पापा दोबारा से विदेश चले गए थे। उसका यहाँ मेरे सिवा अब कोई नहीं था। मैं मोहब्बत से उसे वापस ज़िंदगी की ओर लाना चाहता था। जिस ज्योति से मैंने मोहब्बत की थी वो कहीं खो सी गई थी। मैं बार बार उसे एहसास दिलाना था कि वह मेरी पत्नी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वह बस खाली खाली निगाहों से मुझे देखती रहती और एक शिकवा करती कि मेरी जरा सी शरारत का आपने बहुत बुरी तरह से बदला लिया है। मैं हर तरह से उसे सामान्य करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो सामान्य ही नहीं होती थी। ऐसी ही शादी तो 3 महीने गुजर गए। मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं ज्योति को हासिल करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि ये तो वो लड़की ही थी ही नहीं जिसकी बातों ने मुझे इश्क हुआ था। ये ज्योति तो मुझसे बात ही नहीं करती। 3 महीने गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में ही मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की हैं। मुझे ज्योति के
तन की चाह नहीं थी, बल्कि मैं उसके मन को जीतना चाहता था। और जब वह मन से ही मेरी नहीं है तो उसके साथ रिश्ता बनाने में मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता था कि ज्योति के साथ ज़बरदस्ती शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करने में मैंने गलत किया है। मुझे उसकी मर्जी के बिना उससे रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि इस तरह शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत होगी तो धीरे धीरे उसे खुद ही मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अब भी मुझसे नफरत ही करती थी और इसलिए मैंने उसे उसके हालात पर छोड़ दिया था। उसका कमरा भी उससे अलग कर लिया था, अपने आप को उससे दूर कर लिया था। मेरे इस काम के बाद वो कुछ नॉर्मल होने लगी थी। मेरी बहनों से बात कर लिया करती थी, मेरी माँ के साथ भी उठ बैठ जाया करती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वह उम्मीद से हैं। ये खबर मेरे लिए बहुत ही खुशी की थी, लेकिन ज्योति इस खबर पर फिर से खामोश हो गई थी। मैं उसके पास बैठा और प्यार से उसका हाथ थामकर कहने लगा, ज्योति, ये औलाद हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। ये खबर तो बहुत खुशी की है, फिर तुम क्यों रो रही हो? उसने अजीब सी निगाहों से मेरी ओर देखा और कहने लगी, मुझे डर लगता है अगर मेरी बेटी हुई और उसका नसीब भी मेरे जैसा हुआ तो क्या होगा। पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खो दिया। विदेश में सारी ज़िंदगी मैं तन्हा रही। बाप के होते हुए भी बाप का प्यार ना मिला और फिर मेरे बाप ने मेरी शादी इस तरह से कर दी जैसे मेरा वजूद बेकार है। परिवार की इज्जत बचाने के लिए मेरे बाप ने मेरी खुशियों को कुर्बान कर दिया। अगर आपने मेरी बेटी के साथ यही सब कुछ किया तो क्या होगा? वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने धीरे से उसे सीने से लगा लिया और वादा किया कि उसे और हमारी बेटी को हमेशा दिलो जान से चाहूँगा, कभी उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। मैंने एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। इस बार वह मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ बनने की खबर ने उसे बहुत ही सेंसिटिव बना दिया था। वो भावनाएं जो उसकी आंखों में कई दिनों से कैद थी, वो बारिश की तरह बह रही थी। उसका दिल हल्का हो गया था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैंने कहा, ज्योति, जो कुछ हुआ है, लेकिन इससे आने वाले बच्चे की खातिर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। हम मिलकर अपने बच्चों की एक अच्छी परवरिश करेंगे, उसे इतना प्यार देंगे कि उसे कभी अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस नहीं होगा। और हमारे आने वाले बच्चों की खातिर उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा। मैंने उसके साथ एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। वो भी अतीत को भुलाकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाने लगी थी। वो धीरे धीरे मुझे वापस मिल गई थी जिससे मुझे इश्क हुआ था। मैंने निभा से भी जाकर माफ़ी मांग ली थी क्योंकि मैं उसका भी गुनहगार था। शरारत अगर ज्योति ने की थी तो गलती मुझसे भी हुई थी। निभा का कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैंने उसके भविष्य को मुश्किल में डाल दिया था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं खुद बाप बनने वाला हूँ तो मैंने निभा के आगे माफ़ी के लिए हाथ जोड़ दिए और उसने भी मुझे ऊंचे जज्बों से माफ़ कर दिया। आज मैं और ज्योति एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कोई शरारत कोई बड़ी सज़ा भी बन जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी शरारत ना करे जिसका पछतावा सारी ज़िंदगी आपको भुगतना पड़े। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।